हेलो दोस्तों, कैसे सभी लोग। वेलकम टू माई चैनल बायोलॉजी ज्ञान एंड ट्रिक्स। जैसे कि आप सब जानते हैं कि हमारे चैनल पर बायोलॉजी से रिलेटेड वीडियोस अपलोड की जाती हैं जो कि क्लास 11, 12 एंड नीट यूजी के सिलेबस को कवर करता है। चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करके वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि हम अगली क्लास में करेंगे क्या, स्केलेटल सिस्टम। तो वही करने वाले, आओ करते हैं। अरे हाँ दोस्तों, मुझे एक बात बताना, आपका लॉकडाउन कैसा बीत रहा है? क्योंकि मैं तो फिर देखो बहुत बोर हो रहा हूँ घर पे। कुछ एंटरटेनमेंट हो जाता है वीडियो को बना के आपके लिए, थोड़ा सा इन्जॉयमेंट भी हो जाता है मेरे लिए, ठीक है। वरना तो मैं बहुत ही बोर होता हूँ। अपना सजेशन बताना कि आपको कैसा लग रहा है, आपको मतलब कैसे बिता रहे हो लॉकडाउन वगैरह वगैरह, ठीक है। कमेंट्स में, कमेंट सेक्शन ओपन है। चलो ज़्यादा बातें ना करके वीडियो को स्टार्ट करते हैं विद स्केलेटल सिस्टम। ये स्केलेटल सिस्टम। चलो दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि हमारे मतलब ह्यूमन की बॉडी में 206 बोन्स होती हैं, लेकिन आप जो वो होती हैं आपके क्या होते हैं न्यूली बॉर्न बेबीज़, उनमें 300 बोन्स हो जाती हैं। क्यों? क्योंकि कुछ बोन्स फ्यूज़ हो जाती हैं अडल्ट में आते आते, जैसे कि अभी आपको मैं आगे बताऊंगा कौन सी बोन फ्यूज़ होती है, ठीक है। चलो स्केलेटल सिस्टम। स्केलेटल सिस्टम का हमारी बॉडी में काम क्या है, ठीक है, वो तो पढ़ते हैं पहले। प्रोवाइड सपोर्ट, मेंटेन बॉडी पोस्चर, हेल्प इन लोकोमोशन एंड मूवमेंट। मोटी मोटी बात है, ठीक है, बाकी तो आपको पता है। चलो अब हम आते हैं बोन्स और कार्टिलेज। जो स्केलेटल सिस्टम होता है ना, वो बोन्स और कार्टिलेज से मिलकर बना होता है, ठीक है। बोन्स होती है वो हार्ड होती है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम सॉल्ट्स इन इट, जबकि कार्टिलेज जो होती हैं वो फोल्डेबल होती है नेचर में, क्योंकि उसमें कौन से सॉल्ट होते हैं, कॉन्ड्रियन सॉल्ट्स होते हैं, ठीक है। चलो गला ना थोड़ा सा बैठ रहा है, पता नहीं क्यों। चलो ह्यूमन बींग में जैसे कि पता है कि 206 बोन्स होती हैं और कुछ कार्टिलेज होते हैं, तो उनके बारे में पढ़ेंगे। ह्यूमन बींग में जो ह्यूमन बींग का जो स्केलेटल सिस्टम है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, एक्सियल स्केलेटल और अपेंडिकुलर स्केलेटन। एक्सियल स्केलेटन में 80 बोन्स होती हैं, अपेंडिकुलर में टोटल 120 होती हैं, लेकिन आपको बताऊंगा अपेंडिकुलर क्या होता है। हर एक उसमें 30 होती हैं, ठीक है। अब 30 क्या होती है अब देख लो। ये आपका है डायग्राम, ठीक है। मान लो कि ये कोई बॉडी है, ठीक है, कैडेवर है, ठीक है। यहाँ से जो ये हेड ना, ब्रेन से लेके ये बीच का जो पोर्शन होता है स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू पेल्विक पेल्विक ग्रिडल तक, उसको हम क्या कहते हैं, एक्सियल। जबकि जो ये लिम्स होते हैं आपके, ये हाथ दो पैर, ये अपेंडिकुलर। हर एक हाथ में, हर एक लिम्ब में 30 बोन्स होती हैं, ठीक है। 30 तो कितने हो गए, 120 टोटल, ठीक है। इसलिए टोटल 120 आया, और बाकी 80 बोन तो इनमें होती हैं। अब देखो एक्सियल स्केलेटन में क्या क्या होता है, स्कल वर्टिब्रल कॉलम, पीछे वर्टिब्रल कॉलम होगी, स्टर्नम आगे होगा, रिब्स यहाँ पे भी होगी, है ना। चलो अब स्कल पे आते हैं। स्कल जो होता है 2 टाइप में डिवाइड हो जाता है, क्रेनियल और फेशियल। क्रेनियल जो होती है 8 बोन से मिलकर बनी होती है, जबकि फेशियल जो होती है 14 बोन से बनी होती है। टोटल कितने होगा, 22 बोन। जो क्रेनियल होता है वो प्रोटेक्टिव लेयर फॉर्म करता है ब्रेन के आउटर सरफेस पे, हार्ड प्रोटेक्टिव लेयर, जैसे कि उसे वो प्रोटेक्ट कर सके, किससे, कोई डैमेज ना हो उसे, बाकी थोड़े चोट वोट ना लगे, ठीक है। पता ही तो होता है आपको वैसे भी। चलो अब ईयर है, ईयर में कितनी बोन्स होती है, 3 बोन्स होती हैं हर एक ईयर में, ठीक है। वैसे 6 बोन्स हो जाती हैं टोटल, तो उसमें गलती हो सकती है अगर आप गिने ना, अभी गिनूंगा आगे देखना कितनी बोन्स होती है, गिन के दिखाऊंगा आपको कितनी बोन्स है। सबसे वाली मैलस हो गई, इनकस हो गई, तीसरी हो गई स्टेप्स। इनको कॉमनली क्या कहते हैं, ईयर ऑसिकल। अरे हाँ दोस्तों, हमारी मतलब हमारे चैनल का नाम बायोलॉजी ज्ञान एंड ट्रिक्स है। आपको मैं ज्ञान तो देता ही हूँ, है ना, लेकिन आपको ट्रिक्स के बारे में नहीं बताया। चलो आज कुछ ट्रिक्स देखते हैं। आज मैंने 2 ट्रिक्स बनाई हैं इनके ऊपर, ठीक है। चलो देखते हैं उसे। पहली है मिस हैज़, एम से मैलस, आई से इनकस, एस से स्टेप्स, एच से हैमर, ए से एनविल, एस से स्टिरअप। अब बताना ये क्या है, ये तो हमने कहीं सुना नहीं, है ना। देखो ये ना इनकी शेप्स हैं, मैलस की हैमर शेप होती है, इनकस की एनविल शेप होती है, और एस की स्टिरअप शेप होती है। आपको इमेज शो हो रही होगी, ठीक है, तो आप उस पर देख सकते हैं। चलो ये भी आपका ख़त्म हो गया, ये देखो पिछली क्लास में नहीं करा था, है ना। अब आता है हम वर्टिब्रल कॉलम पे। वर्टिब्रल कॉलम जो होता है
वो आपके 26 वर्टिब्रा से मिलकर जो कि डोर्सल लाइन होते हैं और अंदर से ये होलो होते हैं जिसके अंदर से स्पाइनल कॉर्ड पास कर रही होती है। अब इसका फंक्शन क्या है कि प्रोटेक्शन देना स्पाइनल कॉर्ड को, है ना। अंदर से होलो होती है और स्पाइनल कॉर्ड पास कर रही होती है ऐसे, तो उसको प्रोटेक्शन देती है, स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्शन देती है कि उसको कहीं मतलब डैमेज ना हो, क्योंकि स्पाइनल कॉर्ड देखो बहुत ही ना वो होती है, क्या बताऊँ, मतलब बहुत सेंसिटिव पार्ट है ना। अगर इसमें कहीं भी थोड़ी सी भी चोट लग जाए ना, किसी भी नर्व्स में अगर चोट लग जाती है तो हमारी बॉडी पैरालाइज हो सकती है या कई सारे और दूसरे डिजीज़ हो सकते हैं, जैसे आपका हाथ ना उठना, है ना, ऐसे कुछ डिजीज़ हो सकती हैं आपको। ये कौन सी डिजीज़ है पता नहीं, क्या क्या आप बोलते हो। चलो वर्टिब्रल कॉलम का फंक्शन भी देख, फंक्शन हमने ये देख लिया, और एक फंक्शन देख लो कि प्रोवाइड करती है हेड को क्या सपोर्ट, है ना। अब सपोर्ट कैसे प्रोवाइड करती है अब देखेंगे भी इस डायग्राम में। और कुछ अटैचमेंट का काम करती हैं रिब्स और मस्कुलेचर आपके उसमें स्केलेटल मसल्स को मस्कुलेचर कहते हैं, ठीक है। तो कुछ मसल्स को ये अटैचमेंट का भी काम करती हैं, स्पेशली स्केलेटल में क्योंकि मूवमेंट में काम होती है ना। चलो अब डायग्राम पे आ जाते हैं। कीरा डायग्राम, मान लो ये आपका मतलब किसी कैडवर का ये सर है, ठीक है। तो यहाँ से ना इसकी स्पाइनल कॉर्ड जारी होती है डोर्सली, और स्पाइनल कॉर्ड हेड से किसके थ्रू जुड़ी होती है, दो ऑसिपिटल कॉन्डाइल्स के थ्रू। देखो डायग्राम दिखाओ, ये आपका वो डायग्राम है ह्यूमन स्कल का, बुक खोलो जल्दी से, काम आएगी बहुत। ह्यूमन स्कल का डायग्राम है, यहाँ पे देखो ऑसिपिटल कॉन्डाइल दिख रहा होगा आपको, ये रहा, दिख रहा है, ये वाला, इससे आपकी क्या जुड़ी होती है, स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है दोस्तों। और हाँ यहाँ पे एक होती है, मतलब ये राइट साइड है तो उसको उधर भी एक होगी, लेफ्ट साइड में भी एक होगी, तो दो होती हैं, दो से जुड़ी होती हैं, इसलिए हम क्या कहते हैं, हमारा जो स्कल होता है वो डाइकॉन्डाइलिक स्कल होता है, ठीक है। ये टर्म नोट कर लो, नोट तो करते हो ना दोस्तों, रिप्लाई देना कमेंट्स में कि नोट करते हो नहीं, वैसे कर लेना क्योंकि बहुत मतलब इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं कुछ कुछ जो मैं आपको बताता हूँ कि नोट कर लो ये। जैसे कि डाइकॉन्डाइलिक स्कल हो गया, इसका बार पूछ लिया जाएगा, जैसे कि आपका वो आते हैं एमसीक्यू आते हैं, उसमें ऑप्शन दे देंगे डाइकॉन्डाइलिक स्कल, बाइकॉन्डाइलिक स्कल, ऐसे, ठीक है। चलो आगे आते हैं। स्टर्नम, हाँ स्टर्नम, चलो स्टर्नम जो होती है वो फ्लैट बोन होती है जो कि वेंट्रल रीजन पे लोकेटेड होती है। आपने आगे जो देखोगे ना आपकी रिब्स होती है, रिब्स के बीच में देखना एक फ्लैट सी बोन जा रही होगी, उसको हम स्टर्नम कहते हैं, वो काफ़ी ना हार्ड होती है, ठीक है। अगर हम उसको मतलब दबाओगे ना, देखो आवाज़ आएगी टक टक करके, ठीक है, देखो मैं दबा रहा हूँ, आई आवाज़, ऐसी आवाज़ आएगी, देखो चेक करो, ठीक है। अब आते हैं हम रिब्स और रिब केज पे। जैसे कि आपको पता है कि हमारे जो रिब्स होते हैं वो 12 इन पेयर होते हैं, हर एक जो रिब्स होती है वो थिन होती है और फ्लैट बोन होती है, ऐसी होती है, ऐसे नहीं, अगर उसको लेटरली साइड से देखेंगे ना ऐसी होगी, ठीक है। जो हमारी रिब्स होती है वो डोर्सली कनेक्ट होती है किससे, वर्टिब्रा से, वेंट्रली होती है स्टर्नम से, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, बाइसेफेलिक। लेकिन अगर दोस्तों अगर मैं आपको बताऊं कि इसे बाइसेफेलिक क्यों कहते हैं, तो ये इसका एक्चुअल रीज़न नहीं है कि ये दोनों इससे जुड़े हुए हों। अगर मैं इसका एक्चुअल रीज़न आपको बताऊं, मेरे हिसाब से ये लगता है, ठीक है, बाकी तो वैसे सही होगा ऐसे, अगर मैं गलत बताऊं तो थोड़ा गाइड कर देना दोस्तों, है कमेंट में डाल के। अगर मेरे हिसाब से देखूं तो ये एक्स और वाई एक्सिस में ना आर्टिकुलेट करती है। एक्स जगह जैसे हम सांस लेते हैं तो हमारी रिब्स जो होती हैं वो आगे मूव कर रही होती है ना, वो वॉल्यूम बढ़ जाता है, थोड़े से वॉल्यूम बढ़ जाता है जिससे कि रिब्स क्या होती हैं आगे मूव कर जाती हैं, तो उसको मान लो एक्स एक्सिस मान लो, ठीक है, आगे जो मूव कर रही है उसे एक्स मान लो। और जब अगर तुम कहीं बैठे हो, तुम बैठे बैठे कहीं घूम रहे हो, ठीक है, अपने पीछे देख रहे हो बैठे बैठे, तो वो आप उसे ना वाई एक्सिस मान लो, तो वहाँ बैठे बैठे घूमते हैं ना, तो ये जो आर्टिकुलेशन ये मूवमेंट, ज़्यादा कुछ नहीं है आर्टिकुलेशन मतलब, बस मूवमेंट है, ठीक है, मूवमेंट शो करता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, टू आर्टिकुलेशन, दो एक्सिस में हो रही है ना, वाई एक्स और वाई एक्सिस में, इसलिए हम क्या बोलते हैं टू आर्टिकुलेशन, जिसको हमने एक टर्म दे दी बाइसेफेलिक। सेम क्वेश्चन आ सकता है उसमें एमसीक्यू की टर्म्स में, बाइसेफेलिक ट्राइसेफेलिक, ये आपको डाइकॉन्डाइलिक और बाइसेफेलिक में कंफ्यूज कर देगा, है ना, दोनों ऑप्शन डाल के बढ़ा देगा आपको। टीचर्स ऐसे होते हैं, थोड़े बढ़ा देते हैं कंफ्यूज करने के लिए, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है, तो आप इसे नोट कर लीजिए। चलो अब आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट 7 रिब जो होती हैं आपकी ट्रू रिब्स होती हैं, 8, 9, 10 आपकी फॉल्स रिब्स होती हैं, 11th 12th ये पेयर है, ठीक है, ये पेयर में बता रहा हूँ, 8, 9, 10th पेयर जो होती हैं वो फॉल्स होती हैं, 11th पेयर और 12th पेयर जो होती हैं वो फ्लोटिंग रिब्स होती हैं। अब क्यों होती है अब देख लो, जैसे हम इसे ट्रू रिब्स कहते हैं ना, ट्रू रिब्स क्यों कहते हैं, क्योंकि जो हर एक रिब होती है ना वो कनेक्ट होती है स्टर्नम से वेंट्रली
और वर्टिब्रल कॉलम से बाय डॉर्सली। जो स्टर्नम से जो रिब कनेक्ट होती है वो हाइलिन कार्टिलेज के थ्रू कनेक्ट होती है। ये देखो, तो आपको मैं डायग्राम दिखाऊं, ये देखो, दिख रहा है आपको, ये आपका रिब केज, ये देखो ये रिब आ रही है पीछे से, ठीक है, बोन के थ्रू जुड़ी हुई पीछे, और आगे क्या है, ये आपके हाइलिन कार्टिलेज है जिससे स्टर्नम से जुड़ी हुई है, ठीक है। और देखो मैंने आपको क्या बताया, कहाँ गया, फर्स्ट 7 रिब 2 रिब्स होती है क्योंकि वो डायरेक्टली कनेक्ट होती है किससे, स्टर्नम से और वर्टिब्रल कॉलम से। ये देखो 1 2 3 4 5 6 ऐसे कनेक्ट है ना ये वाली, तो इनको हम कहते हैं ट्रू रिब्स, क्योंकि ये पर्टिकुलरली ना डायरेक्टली कनेक्ट है, एक इससे एक इससे। जबकि आपकी जो 8th 9th 10th पेयर होती हैं, 8th 9th 10th पेयर जो होती हैं वो फॉल्स रिब्स, क्योंकि जो 8th 9th 10th होती है ना, ये आगे जाके देखो जुड़ रही होंगी, मर्ज हो रही है, देखो मर्ज हो रही है ना यहाँ पे आगे जाके, कार्टिलेज का मर्ज हो रहा है, ये मर्ज होकर इसमें जा रहा है 7th वाले पे, फिर वो आगे जाके जुड़ जा रहा है, तो उनको 8 9 10 को फॉल्स रिब्स हैं, क्योंकि ये डायरेक्टली कनेक्ट नहीं होती स्टर्नम से, ठीक है। और 11th 12th को फ्लोटिंग रिब्स कहते हैं क्योंकि ये स्टर्नम से, देखो स्टर्नम से जुड़ी ही नहीं होती, ये फ्री होती हैं, बस डॉर्सली उससे जुड़ी होती हैं, किससे, वर्टिब्रल कॉलम से, ठीक है। और उनका काम क्या होता है, विसरल ऑर्गन हो गए जैसे कि स्टमक और एड्रिनल ग्लैंड, इनको प्रोटेक्शन का काम देना काम होता है इनका, ठीक है। चलो आपने ट्रू भी पढ़ लिया, फॉल्स भी पढ़ लिया, फ्लोटिंग भी पढ़ लिया, ठीक है। और हाँ, थोड़े से वर्टिब्रल रिब्स और स्टर्नम को, मतलब उसमें रिब केज जो होता है ना हमारा, रिब केज के अंदर ये कंपोनेंट्स आते हैं आपके, थोरेसिक वर्टिब्रा और रिब्स और स्टर्नम, थोरेसिक वर्टिब्रा रिब्स और स्टर्नम, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, रिब केज में 3 कंपोनेंट्स आते हैं। चलो ये भी आपका रिब हो गया। अब किस पे आते हैं, रुको, ये ना आपका, हाँ ये आपका एक्सिल खत्म हो गया, अब आते हैं अपेंडिकुलर पे। दिख रहा है दोस्तों, अपेंडिकुलर स्केलेटन, ठीक है। सबसे पहले अपेंडिकुलर स्केलेटन, हाँ मैं आपको क्या बताया था, अपेंडिकुलर हाथ पैर आपके 1 2 3 4 टोटल कितनी बोन्स होती हैं, 120, हर एक में कितनी होती हैं, 30, ईच लिम्ब इज मेड अप ऑफ 30 बोन्स, ठीक है। फिर फोर लिम्ब पे आते हैं। फोर लिम्ब जो होगा किससे बना होता है, ह्यूमरस, अल्ना, रेडियस, कार्पल, मेटाकार्पल, फेलेंजिस, ठीक है, ये आपके बोन्स के नाम है, ठीक, याद कर लेना, ह्यूमरस, अल्ना, रेडियस, कार्पल, मेटाकार्पल, फेलेंजिस। कार्पल जो होती है आपकी 8 होती हैं, ये नंबर है 18 नंबर, मेटाकार्पल आपकी 5 होती है, फेलेंजिस आपके 14 होती हैं। और आपका हो गया पेल्विक ग्रिडल। पेल्विक ग्रिडल मतलब कि जो लोअर लिम्ब, अपना डायग्राम से बताता हूँ, डायग्राम का ना आपको अच्छे से समझ में आएगा। देखो ये देखो, ये हिंड, आप क्या हिंड लिम्ब कह रहा हूँ, ह्यूमरस और रेडियस, अल्ना, कार्पल, मेटाकार्पल, फेलेंजिस, 8 5 14। हो सके तो आप ना ये लिख लो अपने साइड में बुक में, ठीक है, इससे काफ़ी आसानी हो जाती है। वैसे पैराग्राफ में तो लिखा ही हुआ है, ठीक है, जब आप पढ़ोगे तो आपको दिख जाएगा। चलो अब पेल्विक ग्रिडल, हाँ पेल्विक ग्रिडल ये रहा, पेल्विक ग्रिडल आपका, ठीक है, इतना पोर्शन आपका पेल्विक ग्रिडल होता है। पेल्विक ग्रिडल क्या आता है, फीमर, फिबुला, टिबिया, ठीक है। फीमर जो होती है थाई बोन होती है, लॉन्गेस्ट बोन होती है। टिबिया हो गए फीमर, फिबुला, टिबिया, टार्सन, मेटाटार्सन, फेलेंजिस। टार्सन 7 होते हैं, मेटाटार्सन 5 होते हैं, फेलेंजिस 14 होते हैं। और एक और मतलब कप शेप की बोन होती है, इसको पटेला कहते हैं, ठीक है, जो कि नी कैप का काम कर रही होती है, अपन नी को वो कवर कर रही होती है, प्रोटेक्शन दे रही होती है। और जो कवर कर रही होती है नी को, जो पटेला जो होती है वो नी को कवर कर रही होती है बाय वेंट्रली, आगे से कवर कर रही होती है, ठीक है। जब आप देखोगे ना नी का, देखो यहाँ पे कब सा दिख रहा होगा आपको, चेक करो, ठीक है। चलो हाँ दोस्तों, तो अब आता है क्या, पेल्विक पेक्टोरल एंड पेल्विक ग्रिडल, ठीक है, इसे समझते हैं। पेल्विक ग्रिडल तो आप पेक्टोरल ग्रिडल जो, चलो भाई बताओ पहले आपको, ये जो होता है ना आपका, ये राइट पेक्टोरल ग्रिडल है, इतना पार्ट जो होता है आपका पेक्टोरल ग्रिडल होता है, ये राइट का हिस्सा है ना थोड़ा, ठीक है। और ये वाला जो होता है ये पेल्विक ग्रिडल का पार्ट होता है, पेल्विक पार्ट होता है ये पेल्विक ग्रिडल का। अब देखना ये नाम जो है पेल्विक ग्रिडल और पेक्टोरल क्यों पड़ा है, अभी बताता हूँ। पेक्टोरल ग्रिडल पहले फंक्शन देख लो, ठीक है। पेक्टोरल ग्रिडल का काम क्या होता है, हेल्प इन आर्टिकुलेशन ऑफ द अपर एंड लोअर लिम्ब विद द एक्सियल स्केलेटन। आर्टिकुलेशन मदद करता नहीं, अपर लिम्ब, ये अपर लिम्ब हो गया ना ये वाला, और ये लोअर लिम्ब, पेक्टोरल वाला क्या करता है, लोअर लिम्ब को मदद करता है, किसमें, मूवमेंट में, विद द हेल्प ऑफ एक्सियल स्केलेटन। एक्सियल होता है ना, यहाँ से यहाँ तक का पार्ट एक्सियल होता है। कैसे बताऊँ आपको, चलो पीछे डायग्राम था ना उससे बता रहा हूँ। ये देखो यहाँ से यहाँ तक का एक्सियल होता है ना, ये वाला मूवमेंट, ये वाला मूवमेंट, ये वाला मूवमेंट, ये वाला मूवमेंट, ठीक है। ये आपका क्या हो गया, पेक्टोरल ग्रिडल, ये आपका होगा पेल्विक ग्रिडल।
तो किस में मदद करता है, ये आर्टिकुलेशन में मदद करता है, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ एक्सियल स्केलेटन। चलो अब आते हैं पेक्टोरल ग्रेडल पे। देखो मैंने थोड़ा सा ना बेकार सा डायग्राम बनाया है, समझ में आ रहा हो तो देख लो आप थोड़ा सा, वरना तो बुक में तो है ना। आप एक काम करो, आप बुक खोल लो, बुक में आपको दिख जाएगा आराम से, ठीक है, खोले बुक। चलो बढ़ते हैं। ये पेक्टोरल ग्रेडल का डायग्राम है, ठीक है, ये वाला एक पेक्टोरल ग्रेडल है, ये वाला दूसरा पेक्टोरल ग्रेडल है, ये दो हाफ में डिवाइड होता है, ठीक है। जो ये वाली बोन होती है ना, इसे कोलर बोन कहते हैं, मतलब क्लेविकल वैसे नाम है इसका, वैसे इसको ना कोलर बोन कहते हैं। देखो ये वाली दिख रही है ना आपको, ये वाली यहाँ से कोलर बोन, और आप चेक करोगे ना तो आपको यहाँ से दिख रही होगी थोड़ी सी ना उठी हुई सी यहाँ पे, तो आपकी कोलर बोन है वो। और उसमें क्या क्या आता है, क्लेविकल आता है, स्कैपुला आता है। ये पेक्टोरल ग्रेडल में क्लेविकल, ये रहा क्लेविकल, और स्कैपुला ये वाला स्कैपुला। अब आपको स्कैपुला दिखाऊं, अपने हाथ को ना मोड़ लो, मतलब पीछे की तरफ जाके ना मोड़ लो, देखना आपके पीठ में से ना एक समोसा सा बाहर निकल के आ जाएगा, वो आपका क्या है, स्कैपुला, ठीक है, स्कैपुला। चलो क्या होता है, ये लार्ज ट्रायंगुलर बोन डोर्सल पार्ट में होता है ना, टच कर लिया होगा आपने समोसे को, ठीक है, डोर्सल पार्ट में वो आपके, वो लार्ज ट्रायंगुलर बोन होती है, ट्रायंगुलर शेप में होती है, ऐसे इस शेप में। और जो स्कैपुला होता है ना, इसमें से कई सारे ना स्पाइन से निकले होते हैं, मतलब वो कांटे वाले नहीं, मतलब कई सारे ना हड्डियों से निकले होते हैं, इसको हम स्पाइन कह देते हैं, जो कि अटैच होती है क्लेविकल से एक जंक्शन बनाते हैं, जिसको हम कह देते हैं एक्रोमियन। जो स्पाइन इससे अटैच होती है ना क्लेविकल वाले से, उसको हम क्या कहते हैं, एक्रोमियन, ठीक। चलो अब ये एक्रोमियम अटैच होती है किससे, क्लेविकल से, किसके लिए, आर्टिकुलेशन के लिए, अपने एक्सेस पे घूम सके वो। हाथ को भी जोड़ना है ना, वो तो भी घुमाएगा। अब देखो हाथ का मैं थोड़ा सा डायग्राम यहाँ पे बनाया है, ये रहा आपका क्लेविकल, ठीक है, ये आपका हो गया शोल्डर पार्ट, ये वाला शोल्डर पार्ट है ना आपका, ये इतना बड़ा, और आपका क्या है, शोल्डर जॉइंट, यहाँ से यहाँ तक ना ये शोल्डर जॉइंट होता है, ठीक है। जो आपका ह्यूमरस का हेड होता है ना, ह्यूमरस जो हड्डी है, ये देखो दिखा रहा हूँ, ह्यूमरस है, इसकी जो ये हेड है, ये हेड रीजन होता है, ये ना यहाँ पे एक कैविटी होती है जिसका नाम है ग्लेनोइड कैविटी, उससे जुड़ी हुई होती है ये, ठीक है। तो ग्लेनोइड कैविटी ह्यूमरस हेड से जुड़ी हुई होती है, इसको हम शोल्डर जोन कह देते हैं। ये कॉलर बोन होती है, लॉन्ग स्लेंडर बोन होती है, विद दो कर्वेचर होते हैं, एक ये वाला होता है और एक ऐसा होता है, देखो अभी ऊपर वाले डायग्राम में है ना, ठीक है। चलो ये तो मैंने आपको बता दिया। अब किस बात है, पेल्विक पे, ये था पूरा पेक्टोरल का। अब आते हैं पेल्विक ग्रेडल पे। पेल्विक ग्रेडल देखो, ये रहा डायग्राम मेरा, गंदा सा डायग्राम, ठीक है दोस्तों। अगर आपको डायग्राम समझ ना आ रहा हो ना, आप बुक खोल लो, एनसीईआरटी में बुक आराम से दिया, अच्छा से दिया हुआ है, उसमें से आराम से समझो। ये देखो ये आपका है कौन सा, पेल्विक ग्रेडल, ठीक है, ये रहा। चलो ये वाली जो बोन होती है इसको क्या कहते हैं, कॉक्सियल बोन, जो कि 3 बोन के फ्यूजन से मिलकर बनी होती है। इलियम इस्चियम प्यूबिस, प्यूबिस जो होता है ये वाला रीजन होता है, जहाँ से क्या होती है आपकी थाई बोन ना, इसमें जुड़ी होती है, यहाँ पर भी कैविटी होती है। देखो जैसे पिछले वाले में ग्लेनोइड कैविटी ना, यहाँ पे ग्लेनोइड कैविटी, यहाँ पे भी कैविटी होती है, जिसको हम कहते हैं एसिटाब्यूलम, जिसमें आपकी थाई बोन होती है ना, वो जुड़ी हुई होती है आर्टिकुलेशन के लिए, ठीक है। अब देखो ये वाला जो पार्ट है ना, ये वाला इतना पार्ट, ये हाफ पेल्विक ग्रेडल है, जबकि इधर वाला पार्ट मैंने बनाया नहीं, वो आपका हाफ पेल्विक ग्रेडल है। अब दोनों पेल्विक ग्रेडल किससे कनेक्ट होंगे, फिब्रस कार्टिलेज से। यहाँ पे कार्टिलेज होती है, रेड दिख रहा ना, ये फिब्रस कार्टिलेज है जो कि जॉइन करता है दोनों पेल्विक ग्रेडल को। चलो आपको ये भी आ गया, चलो खत्म हो गया दोस्तों। अब क्या है, जॉइंट्स, काफ़ी इजी जॉइंट्स है। जॉइंट्स आपको मैं जॉइंट्स का बताऊँ, चलो शुरुआत से बताता हूँ मैं आपको। जॉइंट्स जो होती हैं वो इसेंशियल होती हैं मूवमेंट और लोकोमोशन के लिए। इसेंशियल क्या, मैं इस इसेंशियल को हटा ही दो, ये यहाँ पे क्रूशियल डालो, क्रूशियल वर्ड काफ़ी ज़्यादा अच्छा है इसके लिए। इसेंशियल तो मतलब वैसे थोड़ा सा वो हो गया, क्रूशियल में तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है मूवमेंट और लोकोमोशन के लिए जॉइंट्स, ठीक है। जॉइंट्स का काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान है मूवमेंट में। अब देखो जॉइंट्स का मतलब, जॉइंट्स कहाँ मिलती है, जॉइंट्स कनेक्ट करते हैं 2 बोन्स को और कार्टिलेज को, ठीक है। फोर्स जनरेटेड बाय मसल इज़ यूज्ड टू कैरी आउट मूवमेंट थ्रू जॉइंट्स। जो हमारी मसल्स फोर्स जनरेट करती हैं, कौन सी मसल्स, स्केलेटल मसल्स, वो मूवमेंट में काम करती है। अब मूवमेंट कैसे होगी, जॉइंट्स के थ्रू ही तो होगी, ठीक है, मैं बता दिया। अब जॉइंट्स होती है 3 टाइप्स का होती है, फिब्रस जॉइंट, कार्टिलेज जॉइंट और साइनोवियल जॉइंट। साइनोवियल जॉइंट होती है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसको आपको करना ही करना है,
मतलब करना तो सारा ही है, इसको आपको अच्छी तरह से करना है, ठीक है। फिबरस जॉइंट जो होते हैं उसमें किसी भी तरह की मूवमेंट नहीं होती, ठीक है। एग्जाम्पल हो गया सूचर्स इन स्कल। ये देखो स्कल कहाँ है, स्कल आओ आ जाओ, ये आ गया। ये देखो ये आपका सूचर है, जो दो बोन्स को जोड़ता है ना ब्रेन के अंदर, वो सूचर कहलाते हैं। देखो ये फ्रंटल बोन और ये पैरेटल बोन, फ्रंटल और पैरेटल बोन को जोड़ने वाले कौन सा सूचर कहलाता है, कोरोनल सूचर। जबकि पैरेटल बोन और टेम्पोरल बोन को जोड़ने वाला कौन सा सूचर कहलाता है, लेटरल सूचर, ठीक है। ये सूचर जो होती है ये आपकी कौन से जॉइंट से मिलकर बनी होती है, फिब्रस जॉइंट, ठीक है। चलो आपको ये भी आ गया। अब आता है कार्टिलेजिनस जॉइंट। कार्टिलेजिनस जॉइंट में ना लिमिटिंग मूवमेंट होती है, जिससे आपका वर्टिब्रल कॉलम जब आप आगे झुक जाते हो ना पूरा बेंड हो जाते हो, वो एक लिमिट तक ही तो होता है कि आप या फिर आप पूरा घूम जाते हो, नहीं घूमता ना, एक लिमिट तक तो आप बेंड कर पाते हो, उसको हम मतलब जो वो वर्टिब्रल कॉलम है वो आपका कार्टिलेजिनस जॉइंट से मिलकर बना हुआ है, ठीक है। चलो ये भी हो गया आपका। अब आते हैं साइनोवियल जॉइंट, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट जॉइंट साइनोवियल जॉइंट। इसका काम, हाँ असल में इस मतलब इन सब जॉइंट जब हमने जॉइंट ही दोनों पढ़े, इसका ज़्यादा मूवमेंट में योगदान नहीं है, काफ़ी मतलब सबसे ज़्यादा योगदान साइनोवियल जॉइंट का है, ठीक है। हेल्प इन लोकोमोशन मूवमेंट, ये इसके भी कई सारे टाइप्स हैं एनसीईआरटी में, ठीक है। यहाँ पे देखो ये एनसीईआरटी में साइनोवियल जॉइंट, इसके कई सारे टाइप्स हैं, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, हिंज जॉइंट, ठीक है, वही लिखे मैंने, देखो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, हिंज जॉइंट, पाइवोट जॉइंट, ग्लाइडिंग जॉइंट, सैडल जॉइंट। हाँ एनसीईआरटी में ना सैडल जॉइंट तक ही दिए हुए हैं, 5 दिए हुए हैं, लेकिन मैं आपको एक और बताता हूँ जो कि है एलिप्सॉइड जॉइंट। ये कई बार पूछ लिया जाता है, खासकर सीबीएसई में ना कई बार पूछ लिया जाता है, और नीट में तो ये तो आता ही आता है, मतलब क्या बताऊँ, पता नहीं नीट को वाले को इतना पसंद क्यों है ये वाला जॉइंट, ये आता ही आता है, ठीक है। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट आपका एग्जांपल हो ह्यूमरस एंड पेक्टोरल, ह्यूमरस और पेक्टोरल के बीच में, ये रहा ह्यूमरस और पेक्टोरल के बीच में ये वाला पेक्टोरल ग्रेडल है ना, ये पूरा ये ह्यूमरस के बीच में ये वाला जो जॉइंट होता है इसको क्या कहते हैं, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, ठीक है। हिंज जॉइंट, नी जॉइंट, जबकि नी वो घुटने वाली जॉइंट होती है नी जॉइंट, ठीक है। पाइवट जॉइंट, एटलस और एक्सिस। अरे हाँ दोस्तों मैंने आपको ना एक चीज़ नहीं बताई, ये देखो वर्टिब्रल कॉलम जो होता है ना, फर्स्ट वर्टिब्रे को हम कहते हैं एटलस, ठीक है, सेकंड वाले को हम कहते हैं एक्सिस, ठीक है। दिख रहा है ना आपको, ब्लड तो नहीं ना वीडियो, ठीक है। पहले वाले को एटलस, सेकंड वाले को एक्सिस। और एक और ट्रिक बताता हूँ, देखो यहाँ पे ट्रिक है, ये उसके बाद में बताऊँगा, वरना आप कंफ्यूज हो जाओगे फिर, ठीक है। जो पाइवट जॉइंट होता है फर्स्ट वर्टिब्रा और सेकंड वर्टिब्रा जो कि एटलस और एक्सिस है, इनके बीच में पाया जाता है। ग्लाइडिंग जॉइंट बिटवीन कार्पल्स के बीच में पाए जाते हैं। सैडल जॉइंट बिटवीन कार्पल एंड मेटाकार्पल ऑफ थंब, ये वाला इंपॉर्टेंट है। अगर आपने एग्जाम में बिटवीन कार्पल एंड मेटाकार्पल लिख दिया, थंब नहीं लिखा, तो आपके चांस है कि नंबर कट जाए, तो आपको थंब ज़रूर लिखना है, ठीक है। चलो सैडल जॉइंट हो गया आपका, फिर नेक्स्ट वन आता है एलिप्सॉइड जॉइंट, जो कि आपके एनसीईआरटी में नहीं है लेकिन नीट में कभी मतलब आता ही आता है, जो कि रेडियस और कार्पल के बीच में पाया जाता है, ठीक है। आपको मैं एक डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आपको उसमें एक इमेज कितनी कौन सी इमेज है वो, हाँ जॉइंट्स की इमेज है, ठीक है, मैकेनिकल जॉइंट्स की इमेज है, आपको वो शेयर कर दूंगा, आपको वो समझ में आ जाएगी कि कैसे कैसे जॉइंट्स होते हैं, ठीक है। चलो ये तो खत्म हो गया। अब डिसऑर्डर आता हूँ। डिसऑर्डर शुरू करने से पहले मैं एक और ट्रिक बताता हूँ, क्योंकि हमारे चैनल का नाम क्या है, बायोलॉजी ज्ञान एंड ट्रिक्स। चलो ट्रिक है ये C7T12L5S5 ब्रैकेट में 1 और C4, ठीक है। अब देखो इसको डायग्राम से समझेंगे इस ट्रिक को, देखो दिख रहा है आपको डायग्राम ये वाला वर्टिब्रल कॉलम, ठीक है। जो फर्स्ट 7 जो होती हैं वो सर्विकल वर्टिब्रा होती हैं, फिर उसके बाद जो 12 होती हैं वो थोरेसिक वर्टिब्रा होती हैं, फिर जो एब्डोमेन में आती है उसको हम लुम्बर वर्टिब्रा कहते हैं, जो कि 5 इन नंबर होती हैं, फिर सैक्रम आता है, फिर कॉक्स आता है, ठीक है। तो पहला यही है सर्विकल वर्टिब्रा 7, थोरेसिक वर्टिब्रा 12, लुम्बर 5, सैक्रम 5। ये जो 5 है ना ये आपके बेबीज़ में होती हैं, बेबीज़ में सैक्रम 5 होती हैं, फिर एडल्ट्स में आकर के ना फ्यूज़ हो जाती हैं, ठीक है। अब समझे क्यों बेबीज़ में 300 होती हैं और एडल्ट्स में 206 हो जाती हैं, ठीक है। ऐसे कई सारी बोन्स होती हैं जो कि फ्यूज़ हो जाती हैं, कुछ हमने यहाँ पढ़ ली, और एक और बताता हूँ आपको, जैसे कॉकिक्स हो गया, ये आपके 4 ही नंबर होते हैं किसमें, बेबीज़ में, न्यूबॉर्न बेबीज़ में, लेकिन ये फ्यूज़ हो जाते हैं किसमें, 1 नंबर में, मतलब 1 बन जाते हैं, एडल्ट्स में आ जाते हैं, ठीक है। तो CTLSC याद कर सकते हो आप इसे, CTLSC काफ़ी आसान है, ठीक है। चलो एक और ट्रिक बता दी मैंने आपको। अब आते हैं किस पे, डिसऑर्डर्स।
बीमारी तो पढ़ते हैं इसमें। चलो, सबसे पहला डिसऑर्डर आता है आपका माइस्थेमिया ग्रेविस, जो कि एक ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है। 12th वालों को पता होगा ऑटोइम्यून डिसऑर्डर क्या होता है, और नीट वालों को भी पता होगा कि ये क्या होता है, लेकिन 11th वालों को नहीं पता। तो आप ना इसे मतलब 12th क्लास में जब आओगे तो आप इसे ब्रीफली करके समझोगे, लेकिन आपको थोड़ा सा बता दूं, ऑटोइम्यून डिसऑर्डर वो डिसऑर्डर होता है जब हमारी बॉडी अपने ही एंटीजीन के अगेंस्ट एंटीबॉडी बनाने लग जाए, मतलब हमारी बॉडी ना हमारी बॉडी खुद को ही नुकसान पहुंचाए, उसको हम कहते हैं ऑटोइम्यून डिसऑर्डर। ठीक है, उम्मीद है आपको ये आ गया होगा, छोटा सा मैंने आपको बता दिया। चलो, अफेक्ट न्यूरोमस्कुलर जंक्शन लीडिंग टू फैटिक। अब देखो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन कहाँ पढ़ा था हमने, देखो कहाँ पढ़ा था, ये रहा। जब न्यूरॉन्स आती है मसल्स के पास, यहाँ पे एक जंक्शन सा होता है ना, देखो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन मोटर एंड प्लेट के पास। ठीक है, इसको क्या करती है, अफेक्ट करती है कौन, माइस्थेमिया ग्रेविस वाली बीमारी। इसमें क्या होता है, सिम्टम्स वीकनिंग हो जाती है, वीकनिंग मतलब वीकनेस आ जाती है, पैरालिसिस हो जाती है, कौन से मसल्स की, स्केलेटल मसल्स की, जो कि मूवमेंट में काफ़ी अपना योगदान शो करती है, निभाती है अपना योगदान। ठीक है, अगर ये आपकी मतलब डैमेज हो जाए तो मूवमेंट तो पॉसिबल ही नहीं है, अगर मूवमेंट पॉसिबल नहीं है तो लोकोमोशन कहीं से कहीं तक नहीं हो सकता, है ना। ओ सॉरी, उल्टा बोल दिया, अगर लोकोमोशन पॉसिबल नहीं है तो मूवमेंट कहीं से कहीं तक नहीं हो सकता, है ना। हाँ सही है, बिल्कुल सही है। चलो, अगला आता है मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी एक और बीमारी है, ये वाली बीमारी ना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसे ना ज़रूर याद कर लेना। ठीक है, वैसा ही जैसे मैंने आपको दिखाया ना, ऐसा ही याद करना है आपको, तो आपको पूरे नंबर मिलने के चांसेस हैं। पहला पॉइंट है डिजेनरेशन ऑफ स्केलेटल मसल्स। स्केलेटल मसल्स होती है ना, उनका डिग्रेडेशन होना स्टार्ट हो जाता है धीरे धीरे करके। ठीक है, जैसे देखो, जैसे मेरा हाथ है, यहाँ पे मैं टच कर रहा हूँ तो पता चल रहा है मसल्स है ना, थोड़ी हार्ड सी फीलिंग होती है। लेकिन अगर किसी पर्सन को मस्कुलर डिस्ट्रॉफी नामक बीमारी होती है ना, तो उसके जो स्केलेटल मसल्स होते हैं, अगर वहाँ पे दबाएंगे तो वहाँ पे पूरा गड्ढा सा हो जाता है कि वहाँ पे ना मसल्स मतलब महसूस ही नहीं होती, क्योंकि वो ना मसल्स मतलब सड़ जाती हैं वहाँ पे और फैल जाती हैं ऐसे। मतलब मान लो कि ऐसे मसल्स है ना, कॉम्पैक्ट लेंस होती है, मैंने आपको बताया था फर्स्ट क्लास में, फर्स्ट वीडियो में। ठीक है, अगर आपने नहीं देखी हो वीडियो तो यहाँ पे आई बटन शो हो रहा है, आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। ठीक है, ये देखो, ये वाले ऐसे मसल्स, हमारी मसल्स ना ऐसे पैक होती हैं, लेकिन जब ये बीमारी हो जाती है ना तो मसल्स जो होती हैं वो लूजली पैक होना स्टार्ट मतलब हो जाते हैं, फिर काफ़ी लूजली पैक हो जाते हैं। फिर हम अगर दबाएंगे इस मसल्स को, ठीक है, फिर तो पता नहीं चलता ना कि हमें मसल्स है या नहीं, क्योंकि फैल चुकी होती हैं। वो कहीं की जगह ना इतनी बुरी हालत होती है कि वो सड़ जाती है मसल्स। ठीक है, और हाँ, इस पॉइंट को याद रखना कि ये जेनेटिक डिसऑर्डर है। ठीक है, अब जेनेटिक डिसऑर्डर कैसे देख लो, क्योंकि एक्स क्रोमोसोम पे जो जीन होता है ना वो म्यूटेंट हो जाता है। 11th वालों ने ये भी नहीं पढ़ा होगा, 12th वालों ने तो पढ़ा होगा। अब मैं आपको म्यूटेशन के बारे में बताऊं कि मतलब कि उस जीन के ऊपर, मतलब जैसे कि क्रोमोसोम है, इसके ऊपर कोई जीन है, यहाँ पे डीएनए होगा ना, जीन है, इसको अंदर ना कई सारी सेवरल चेंजेस हो जाए, अनवांटेड चेंजेस ड्यू टू यूवी रेज हो गई, काफ़ी सेवरल फैक्टर्स हैं। ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, म्यूटेटेड जीन। ठीक है, अब आगे होगा आपको म्यूटेटेड जीन। जो एक्स क्रोमोसोम होती है इसको जीन होती है क्यों म्यूटेंट हो जाती है, जिसकी वजह से बीमारी होती है, कौन सी, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। और अब देखो, ये एक्स क्रोमोसोम में पाई जाती है ना, जिसकी वजह से ये क्या होती है, ज़्यादातर मेल्स में ही अकर करती हैं। अब ये वाला जो है ना जेनेटिक्स, जो 11th वाले हैं वो 12th में आके पढ़ेंगे, क्योंकि अगर मैं इसे समझाने बैठा तो पूरी बात बीत जाएगी, मैं बता नहीं पाऊँगा सबकी। ठीक है, तो 12th वालों को पता ही होगा, तो चिंता ना करो, बस आप ये याद कर लो कि एक्स क्रोमोसोम में होती है और ये ज़्यादातर मतलब मेल्स में ही पाई जाती है इसकी वजह से। ठीक है, चलो अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट में, जो कि है डिस्ट्रोफिन प्रोटीन के बारे में। इस बीमारी में डिस्ट्रोफिन प्रोटीन एक मसल्स की प्रोटीन जो कि फॉर्म नहीं होती इस बीमारी में सिर्फ। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है, जो फिलामेंट्स होती हैं ना, सार्कोलिमा स्केलेटल मसल्स, थिन फिलामेंट जो होती हैं सार्कोलिमा स्केलेटल मसल्स के सार्कोलिमा जो होती हैं उनको जोड़े रखती हैं। अगर ये प्रोटीन नहीं होगी वहाँ पे तो क्या होगा, वो फिलामेंट जोड़ नहीं पाएगी और वो मसल्स फैल जाएंगी। ठीक है, चलो अब आते हैं यहाँ पे डिस्ट्रोफिन प्रोटीन के बारे में। एक और लाइन है, ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ दिस प्रोटीन, मतलब डिस्ट्रोफिन प्रोटीन, कैल्शियम इज नॉट रिलीज फ्रॉम द मसल सेल।
इस प्रोटीन की कमी की वजह से कैल्शियम आपका रिलीज नहीं होता मसल सेल से, जिसकी वजह से क्या हो नहीं होगा, कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगा। ये भी मैंने आपको कौन सी क्लास में बताया था, फर्स्ट वीडियो में बताया था, है ना, फर्स्ट और सेकंड वीडियो में। अगर आपने वो नहीं देखी है तो देख लीजिए। चलो नेक्स्ट पे आते हैं टेटनी। टेटनी ये भी एक नामक डिजीज़ है जिसमें कि वाइड प्रोटेक्शन होता है मसल्स में। क्यों होता है, क्योंकि वहाँ पे जो कैल्शियम आयन होते हैं उनकी कमी हो जाती है, बॉडी फ्लूइड में कैल्शियम आयन की कमी होती है, जिसकी वजह से वाइड कॉन्ट्रैक्शन होता है मसल्स में। और इस डिजीज़ के वजह से ना एक और डिजीज़ पैदा हो जाती है, मतलब इस डिजीज़ के कारण एक और डिजीज़ हो जाती है जो कि है स्प्रेन। स्प्रेन में क्या होता है, जो जॉइंट्स होते हैं ना आपके, जो मैंने आपके जॉइंट्स बताए, बॉल सॉकेट हिंज जॉइंट ये सब है ना, ये जो जॉइंट्स होते हैं ये आपके ट्विस्टेड हो जाते हैं विदाउट डिसलोकेटिंग, मतलब अपनी जगह पे बने रहेंगे लेकिन ये घूम जाएंगे, जिसकी वजह से ना जो डैमेज, मतलब जो बॉडी को डैमेज पहुंचता है वो काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में पहुंचता है और काफ़ी ज़्यादा दर्द होता है। जो जिस पर्सन को टेटनी होती है ना, वो देखना ज़्यादा देर तक चल ही नहीं पाता, मतलब भागना तो छोड़ ही दो, भूल ही जाए भागना, चलने में भी इतनी दिक्कत होती है उसे। ठीक है, अब आती है अर्थराइटिस। अर्थराइटिस क्या होता है ये तो पता ही होगा आपको, बूढ़ापन, मतलब जो बूढ़े लोग होते हैं, ओल्ड एज के लोग, उनके घुटनों पे दर्द होता है ना, आपने सुना भी होगा। ठीक है, तो वो क्या हो जाता है, जॉइंट्स में ना इन्फ्लेमेशन आती है। अब इन्फ्लेमेशन क्यों आती है, क्योंकि वहाँ पे जो साइनोवियल फ्लूइड होता है ना, अरे हाँ साइनोवियल में बताएंगे यार, जो साइनोवियल जॉइंट होता है ना, ये मान लो ये एक बोन है, ये एक बोन है, इनके बीच में ना ये वाला, ये जो होता है ना, ये ऐसा गैप होता है जिसके अंदर साइनोवियल फ्लूइड भरा हुआ रहता है, जो कि मूवमेंट प्रोवाइड करवाता है। और इस अर्थराइटिस में साइनोवियल फ्लूइड क्या होता है, ख़त्म हो जाता है, जिसकी वजह से ये दोनों बोन होती है ना, ये टकराने लग जाती है, टकराने पर घिसने लगती है, घिसने के बाद यहाँ पे इन्फ्लामेशन आती है, फिर काफ़ी ज़्यादा दर्द होता है। ठीक है, चलो अर्थराइटिस पे मैंने पढ़ लिया। अब आती है गोट की बारी। गोट भी, गोट GOUT, GOAT वाला नहीं, GOUT, गोट। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें इन्फ्लामेशन होता है जॉइंट्स में, लेकिन इसका कारण कुछ और होता है, क्योंकि वहाँ पे एक्युमुलेशन हो जाती है यूरिक एसिड क्रिस्टल्स की, यूरिक एसिड है ना, यूरिक एसिड क्रिस्टल्स के ना जॉइंट में एक्युमुलेशन होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, इन्फ्लामेशन हो जाती है, इसको हम गॉट कहते हैं। आपको टीचर यहाँ कंफ्यूज कर सकता है अर्थराइटिस में कि क्या होता, साइनोवियल फ्लूइड को यहाँ लिख देगा और यूरिक एसिड को अर्थराइटिस में लिख देगा। ठीक है, तो उसमें से आपको वो क्या कर सकता है, कंफ्यूज कर सकता है टीचर। और एक और डिजीज है गई जो कि है ऑस्टियोपोरोसिस। ये एज रिलेटेड डिसऑर्डर है, जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती है ना, तो वैसे ये डिसऑर्डर देखने को मिलता है, मेनली इन फीमेल्स, फीमेल्स में देखने को मिलता ज़्यादातर। ठीक है, जिसमें क्या होता है, बोन मास आपका डिक्रीज होने लगता है कॉन्स्टेंटली, क्योंकि बोन मास कैसे डिक्रीज होगा, वहाँ से जो सॉल्ट्स होते हैं, कैल्शियम के सॉल्ट्स, वो हटने शुरू हो जाते हैं, टूटने लगते हैं फिर वहाँ से बोन से। ठीक है, डिग्रेडेशन होने लग जाता है उनका। फिर नेक्स्ट पॉइंट है इंक्रीज चांस ऑफ फ्रैक्चर। अब देखो बोन की जो थिकनेस है वो कम होती जाएगी, फिर उसका प्रेशर बढ़ता जाएगा। आपने ये पढ़ा होगा रिलेशन, प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एरिया के या थिकनेस के। ठीक है, अगर मान लो कोई चीज़ मोटी है, उसको प्रेशर लगाया तो झेल लेगा ना, लेकिन अगर कोई चीज़ पतली हो गई और उतना ही प्रेशर लगाए तो वो टूट सकता है, तो फ्रैक्चर के चांसेस में बढ़ जाते हैं, क्योंकि बोन का मास क्या हो रहा है, कम हो रहा है, सॉल्ट्स होते हैं वो हट रहे हैं बोन से। ठीक है, अब मैंने वही लिखा है, मेनली अकर ड्यू टू लो लेवल ऑफ एस्ट्रोजन, जो कि आपका क्या है, फीमेल्स में ज़्यादा पाया जाता है ना, ये हार्मोन। ठीक है, इज़ अ कॉमन कॉज। और कुछ और हार्मोन्स होते हैं जैसे कि पैराथॉर्मोन हो गया, और पैराथॉर्मोन हो गया, और कैल्सिटोनिन हो गया, और साथ ही विटामिन डी। विटामिन डी ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, विटामिन डी की वजह से ना ऑस्टियोपोरोसिस हो जाती है। ठीक है, आपको ये टीचर पूछ सकता है विटामिन डी कौन से विटामिन से हो सकती है। चलो दोस्तों, आपको मैंने क्या बता दिया, क्या क्या बताया मैंने आज आपको, स्केलेटल सिस्टम, एक्सेल अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम, वर्टिकल कॉलम, 2 ट्रिक्स, एक ये वाला ट्रिक, एक यहाँ पे ट्रिक है। ठीक है, पेक्टोरल एंड पेल्विक ग्रिडल, फिर जॉइंट्स और फिर डिसऑर्डर। ठीक है, ज़्यादा बड़ा नहीं है दोस्तों। तो आज आप इस वीडियो को देखिए अच्छी तरह से, ऐसे देख ली होगी आपने, तो अब NCERT को पढ़िए ढंग से। ठीक है, तो थोड़ा डायग्राम देख लेते हैं, आपको डायग्राम दिखाता हूँ थोड़ा। देखो कुछ बोन्स के नाम है स्कल में, फ्रंटल, पैरेटल, टेम्पोरल, ऑसिपिटल कॉन्डा, जिसके इसमें क्या होती है, स्पाइनल कॉर्ड जुड़ी रहती है, मैं बताया था ना मैंने आपको। ठीक है, ये हार्ड बोन होती है, ये फ्लोटिंग बोन होती है, ये बोन किसी से जुड़ी नहीं होती। ठीक है, गले के पास होती है, चेक करो ना, यहाँ पे गले के पास एक बोन मिलेगी, वो फ्लोटिंग होती है। नीचे वाली मैंडिबल होगी, ऊपर वाली मैक्सिला हो गई, ये वाली जाइगोमिक बोन हो गई,
ये नेसल बोन हो गई। हाँ दोस्तों, एक क्वेश्चन पूछता हूँ, उसका आंसर ना आप कमेंट सेक्शन में देना कि हमारे नाक के ऊपर कितनी हड्डियाँ होती हैं, ठीक है? आंसर देना, ठीक है? चलो, अगली क्लास में आपको ये बताऊँगा, इसका आंसर बताऊँगा। सेकंड मतलब अगली बोन आती है लैक्रिमल बोन, फिर आते हैं एथमोइड बोन एंड देन स्फेनॉइड बोन, ठीक है? ये 1, ये 2, ये 2, ये 1, 1, 1, 2, 2, 2, 2, 1, 1, ये इसके नंबर है कि इतने इसमें पाई जाती है, ठीक है? और ट्रिक देखो, मेस हैज़ वाली ट्रिक है ना। बाकी देखो, ये सर्विकल वाली मैंने आपको बताई दी, ये रिब केज बता दिया आपको, ये मतलब पेक्टोरल ग्रेडर बता दिया, पेल्विक ग्रेडर बता दिया, जॉइंट बता दिया, डिसऑर्डर बता दिया, चैप्टर खत्म। चलो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए, और अगर कुछ भी डाउट हो हमेशा की तरह आप कमेंट कर सकते हैं। कमेंट सेक्शन ऑलवेज ओपन एंड आई विल गिव यू आंसर इन विदिन 2 hours, ओके? सो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब इट। सब्सक्राइब तो बनता है ना दोस्तों, इतनी मेहनत कर रहा हूँ आपके लिए, थोड़ा तो सपोर्ट करो दोस्तों, ठीक है दोस्तों? अब हम क्या करेंगे अगली क्लास में? अगली क्लास में करेंगे हम न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, चैप्टर नंबर 21, ठीक है? काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर है। चलो, आज इतना ही। अगली क्लास में हम करेंगे न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। बाय बाय। और हाँ दोस्तों, सपोर्ट करते रहिए, आपके सपोर्ट से ही मुझे अंदर से वो आती है, क्या बोलते हैं उसे, अरे क्या बोलते हैं उसे, चलो जो भी बोलते हूँ, ठीक है? अंदर से वो मतलब एक्साइटमेंट आती है कि मैं वीडियो बनाऊँ आपके लिए और आपको नॉलेज दूँ, साथ में कुछ ट्रिक्स। इसलिए हमारे चैनल का नाम क्या है? बायोलॉजी ज्ञान एंड ट्रिक्स। चलो, बाय बाय।